हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम कुमार आपके समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन को आज स्टार्ट करूंगा। एंशिएंट हिस्ट्री मैं स्टार्ट कर रहा हूं और एंशिएंट हिस्ट्री को जितने भी चैप्टर्स हैं, मुश्किल से 10 चैप्टर्स हैं और 10 वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। और ये जो कंटेंट है उन बच्चों के लिए है अगर कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यूजी या फिर पीजी का एग्जाम देने वाले हो, जिस भी आपका सिलेबस में अगर जीके जीएस है या फिर हिस्ट्री का सिलेबस है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत वरदान साबित हो सकता है। जैसा कि आपको पता होगा जीके जीएस में हिस्ट्री से हर एक एग्जाम में अगर जीके जीएस पोर्शन है तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है और इसकी जो सिलेबस है काफी ब्रॉड है, तो उसको धीरे धीरे करके हम लोग कवर करेंगे। और अगर आप सीवीटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हो तो उसमें भी स्टैटिक पोर्शन काफी है जिसमें आपको हिस्ट्री से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग धीरे धीरे करके आपके पूरे स्टैटिक जीके और जीके जीएस जितना है उसको कवर करा दूंगा। ये वीडियो सीवीटी यूजी और पीजी को देखते हुए बनाया गया है। साथ ही साथ इसका प्रयोग आप अगर कोई वनडे एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये बेहतर होगा। अगर आप एसएससी सीएचएसएल दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, एफकेट दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, डिफेंस लाइन का कोई एग्जाम दे रहे हो, तो वो सब व्यक्ति के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो काफी लाभदायक होगा। ये पूरे हैंड रिटेन नोट्स पर है क्योंकि हमारे चैनल के पास उतना इनकम अभी नहीं है कि इसको टाइप वगैरह कराया जा सके, इसलिए जो मेरा नोट्स था मैं उसी नोट्स को अपने हाथों से लिखा हूं और उसको आपके सामने दे रहा हूं। ये बिल्कुल ये जो नोट्स है ये आपको मेरा नाम हुआ शिवम कुमार, ठीक है। और ये जो नोट्स है बिल्कुल बाइलिंगुअल, ठीक है, बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ये बाइलिंगुअल है और किसी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हिंदी हो या इंग्लिश। अगर इंग्लिश में बनाता तो हिंदी वाले बच्चों का प्रॉब्लम होता और हिंदी में बनाता तो इंग्लिश वाले बच्चों को प्रॉब्लम होता। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों दिखते हुए पूरा कवर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। पहला जो चैप्टर है, चैप्टर 1 है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये जो चैप्टर 1 है, आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता, पहले तो हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या और सभ्यता होता क्या है। जैसे कि आज के डेट में हम लोग जी रहे हैं, ये भी एक सभ्यता है, एक मॉडर्न सभ्यता है। कल आज से 50 साल बाद चले जाएंगे या 60 साल बाद चलेंगे तो एक अलग सभ्यता थी। ऋग वैदिक काल एक अलग सभ्यता थी, उत्तर वैदिक काल एक अलग सभ्यता थी। मतलब एक मॉडर्न टाइम, एक एक पीरियड के समय जब कुछ चेंजेस होते हैं उसको एक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी एक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सभ्यता नाम क्यों पड़ा इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। थोड़ा सा आपको इसका पहले माहौल समझना पड़ेगा, तब जाके आपको हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज हुआ करता था तो अंग्रेज सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए वो रेलवे का प्रयोग करना चाहते थे, क्योंकि उसमें ब्रिटिशर्स अपने कंट्री में रेलवे का प्रयोग अच्छे खासा मात्रा में कर रहे थे। तो उसी का प्रयोग अगर इंडिया में वो लोग करना चाह रहे थे तो इसके लिए उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रेलवे की पटरी को बिछाना। और रेलवे की पटरी को बिछाने के लिए उस समय इंडिया में देखा गया तो वो लोग ब्रिक्स का यूज करना चाह रहे थे। और ब्रिक्स का यूज करने के लिए जानते हो कि मिट्टी का प्रयोग होता है। तो मिट्टी को जहां तहां से वे लोग निकाल रहे थे, खुदाई कर रहे थे और खुदाई करके मिट्टी निकालने के बाद उसका ईंट बन रहा था और उसके बाद पटरी के साइड में या फिर बीच में डालने का काम चल रहा था। पहले ब्रिक्स, फिर अब तो स्टोन वगैरह का यूज होता है। तो उसी क्रम में जब खुदाई हो रहा तो देखा गया कि अंदर से जो फावड़ा था वो अचानक पत्थर से टकराया, ईंट से टकराया। जब उसकी और खुदाई हुई तो देखा गया कि यहाँ पर तो पूरे ब्रिक्स का भरमार लगा हुआ है। तो लोगों की क्यूरियोसिटी हुई, जानने का हुआ कि आखिर ऐसा क्या था, कितने यहाँ पर कई सालों से ये जगह वीरान है, कुछ नहीं है, फिर भी इसके अंदर ईंट कहां से पड़ा। जब लोगों ने उसकी खुदाई की तो देखा कि एक सभ्यता है, एक सिस्टम है, एक ड्रेनेज सिस्टम जहां मिला वहां रोड मिला, खिड़की दरवाजे सारे सिस्टम मिले। तो लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई ना कोई पहले रहता था। तब जाके इसे मानव उद्भव के बारे में पता चला कि उस समय भी सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्यूरियोसिटी हुई, लोगों की जानने की समझ हुई। तो इसी को समझते हैं हम लोग पूरे डिटेल के साथ। अब यहां से आप समझना शुरू करिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये 2400 से 1700 बीसी के मध्य विकसित एक नगरीय, प्रागैतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द अर्बन प्रीहिस्टोरिक एंड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन डेवलप्ड बिटवीन 2400 एंड 1700 बीसी।
इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था वो नगरीय था, यानी कि अर्बन था। अर्बन का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई भी अगर चला जाए किसी भी राज्य में चला जाए, तो वहां पर किसी भी सिटी में चले जाए, तो वहां पे जो नगरीय व्यवस्था, रोड है, ड्रेनेज सिस्टम है, सारे सिस्टम है, इसी तरह की व्यवस्था वहां पर देखी गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो इसको हम लोग अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसको प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी जानते हैं, प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है प्रागैतिहासिक। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा एज जहां पर कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं था। ठीक है, द पीरियड इन विच द पीरियड फॉर विच नो रिटेन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, किसी भी तरह का रिटेन रिकॉर्ड्स नहीं मिला है हिस्ट्री को लिखने के लिए। तो प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है कोई भी रिटेन रिकॉर्ड्स न मिलना। साथ ही साथ इसको ब्रॉन्ज एज बीज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस समय के लोग वहां पे जो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य से ये पता चला कि वो लोग ब्रॉन्ज का युग प्रयोग काफी करते थे, इसलिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका अगर टाइम पीरियड आपसे पूछेगा तो 2400 टू 700 बीसी। तो अभी तक क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? एक तो आपको ये पूछेगा कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका जो टाइम पीरियड है 2400 टू 1700 बीसी। साथ ही साथ एक अर्बन सिविलाइजेशन है, प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है, साथ ही साथ एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके जो चीफ रेसिडेंट, ठीक है, इसके चीफ रेसिडेंट कौन थे, यानी मुख्य निवासी कौन थे? तो मुख्य निवासी जो थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय, यानी द्रविडियन एंड मेडिटेरेनियन। द्रविडियन कौन थे? तो द्रविडियन वो व्यक्ति थे जो आज भी हमारे इंडिया में स्टैब्लिश करते हैं, साउथ इंडिया के जो भी लोग हैं वो द्रविडियन नहीं है। और भूमध्य सागरीय जो थे वे मध्य सागर से लोग, ऐसे व्यक्ति जो आए हुए थे जो उस समय यहां पर रहा करते थे। ठीक, इसके अलावा आपको यहां से अब क्वेश्चन बनेगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, ये डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला सिटी था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पहले सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अगल बगल यानी सिंधु नदी के अगल बगल ही जितने भी साइट्स मिले हैं, खुदाई वाले स्थल मिले हैं, वो सारे सिंधु नदी यानी इंडस वैली, इंडस रिवर या फिर इंडस रिवर के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं उसी के आसपास सारी स्थल की खुदाई हुई है और वहीं पर मिले हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता को नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला स्थल मिला था उसका नाम था हड़प्पा। ठीक है, क्या नाम था उसका? हड़प्पा था। और हड़प्पा की जो खोज किया गया था वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। क्या नाम था उनका? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलिए या फिर हड़प्पा साइट्स बोलिए, हड़प्पा साइट्स की खोज की। और हड़प्पा जो है वो किस रिवर के तट पर है? तो रिवर रावी नदी के वो तट पर है। ठीक है, रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद हम लोग देखते हैं मोहेंजोदारो। ठीक है, मोहेंजोदारो, ये मोहेंजोदारो जो साइट्स है इसकी साइट्स की खोज की गई थी 1922 में। और इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, तो 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहेंजोदारो साइट्स की खोज की थी। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपसे यहां से क्वेश्चन काफी आपको बनने की चांसेस है। ठीक है, और ये जो किस नदी के तट पर है? तो ये इंडस यानी सिंधु नदी के तट पर जो है मोहेंजोदारो यहां पर इस्टेब्लिश था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत में हो रहा था उसी समय ईरान में मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र में मिस्र की सभ्यता विकसित हो रही थी। When the Indus civilization was developing in India, at the same time Mesopotamian civilization was developing in Iran and Egyptian civilization was developing in Egypt। जिस तरीके से भारत में सिंधु घाटी सभ्यता विकास हो रहा था और विकसित था उस समय, उसी तरह ईरान की बात करें तो जस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह साथ ही वहां पर भी एक सभ्यता थी जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और साथ ही साथ मिस्र में, ठीक है, मिस्र की बात करें तो वहां पर भी एक मिस्र की सभ्यता थी। और उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग और मेसोपोटामिया के सभ्यता यानी ईरान की सभ्यता जो मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है, वो लोग आपस में व्यापार करते थे। ठीक है, वो लोग आपस में व्यापार करते थे। और मेसोपोटामिया वाले लोग यानी ईरान की जो सभ्यता में जो मेसोपोटामिया वाले लोग थे यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता वाले लोग थे, वो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को वो लोग मेलुहा के नाम से प्रयोग करते थे। वो लोग मेसोपोटामिया वाले उसको मेलुहा के नाम से प्रयोग करते थे। जैसे उनका नाम हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से इससे बोल रहे हैं, उसी तरह मेसोपोटामिया वाले लोग
सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से जाना जाता बोलते थे। अब देखिए यहां पर पढ़िए, सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया के सभ्यता मेलुहा के नाम से जाना जाता था। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नोन एज मेलुहा इन द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। अब इसके एक्सपेंशन की बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इधर होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ और ये होता है वेस्ट। ठीक, चलिए अब इसकी हम लोग बात करते हैं कि इसका एक्सपेंशन कैसे कैसे हुआ था। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें नॉर्थ साइड में, तो नॉर्थ में जो पहला है वो है मांडा। क्या है? मांडा। ठीक है, मांडा है। और मांडा ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है, जो चेनाब नदी के तट पर विकसित है। ठीक है, चेनाब नदी के तट पर, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो नॉर्थ में मांडा तक फैला हुआ था, जम्मू कश्मीर में। अगर ईस्ट की ओर बात करें तो ईस्ट की ओर ये आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर जो है वो मेरठ उत्तर प्रदेश में ये है। और ये किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में मांडा तक, अगर बात करें पूर्व में यानी ईस्ट में तो ये आलमगीरपुर तक, और पश्चिम की बात करें तो ये सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर तक ये फैला हुआ था। और सुतका गेंडोर कहां पर है? बलूचिस्तान, और ये दासक नदी के तट पर है। तो आप लोगों को ये साइट्स है, ठीक है, सुतका गेंडोर भी एक साइट्स है, तो इसको आप लोग को याद करना होगा। जैसे सुतका गेंडोर जो है वो किस नदी के तट पर है? तो दासक नदी के तट पर है। कहां पर है? तो बलूचिस्तान में है। आलमगीरपुर कहां पर है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी के तट पर है। इसके अलावा आपसे मांडा, तो मांडा कहां पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये किस नदी के तट पर है? चेनाब नदी के तट पर है। और सबसे साउथ की ओर बात किया जाए तो साउथ में एक जगह था दाइमाबाद, ठीक है, एक स्थल था दाइमाबाद, और एक कहां पर है? तो ये अहमदनगर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो अहमदनगर महाराष्ट्र में दाइमाबाद है, दाइमाबाद एक स्थल था, ठीक है। और ये जो है किस नदी के तट पर है? तो ये गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर। तो ये आपको पूरा समझना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक्सपेंशन अगर नॉर्थ की ओर बात करें तो मांडा तक, अगर साउथ की ओर बात करें तो दाइमाबाद तक, अगर ईस्ट की ओर बात करें तो आलमगीरपुर तक, और वेस्ट की ओर बात करें तो ये सुतका गेंडोर तक। इतना आपको पता होना चाहिए इसके एक्सपेंशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं पहले ही बता दिया कि एक अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है, क्योंकि यहां पर वैसे देखे गए हैं जो कि शहर में जिस तरह का विकास देखा जाता है, उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय सभ्यता की तरह वहां पर अपने जीवन यापन करते थे। अब यहां पर बात करें तो 6 लार्जेस्ट टाउन की बात करते हैं, यानी 6 लार्जेस्ट साइट्स बोले या फिर टाउन बोले जहां पर खुदाई हुई है, अलग अलग जो जगह मिले हैं, जिसमें पहला नाम है मोहनजोदाड़ो, दूसरा नाम है हड़प्पा, तीसरा नाम है गनवारी वाला, चौथा नाम है धौलावीरा, पांचवा नाम है राखीगढ़ी, छठा नाम है कालीबंगन। ठीक है, तो ये 6 नाम है। अब हम आगे डिटेल में बात करने वाले सबके बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अगर पढ़ोगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कौन से स्क्रिप्ट का यूज करते थे, कौन सा लिपि का यूज करते थे। ठीक है, तो इस लिपि को नाम है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जिसको भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से जाना जाता है। अब पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट क्या है? तो देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है यही है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, यानी कि इसमें फिगर, पिक्चर बना बना के स्क्रिप्ट को पिक्चर के माध्यम से दर्शाया जाता था। और इसका लिखने का जो शैली था, लिखने का जो कला था, वो राइट टू लेफ्ट होते थे। हम लोग ऐसे क्या करते, लेफ्ट टू राइट लिखते थे, लेकिन वो लोग जो लिखते थे वो राइट टू लेफ्ट लिखते थे। और इसको पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, इसको अभी तक ही पढ़ा नहीं गया है, इसको समझ अभी तक इसकी विकसित नहीं हुई है कि आखिर वो लिखा क्या करते थे और इसका मतलब वो समझाया क्या करते थे, अभी तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। इसी को हम लोग बोलते हैं पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, फिगर के माध्यम से इसको दर्शाया गया है। चलिए अब बात करते हैं मेजर साइट्स, जो वहां पर हम लोग पढ़े। तो अब यहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस बनेंगे। पहला जो है वो है हड़प्पा, ठीक है, पहला क्या है? हड़प्पा। अब जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं एकदम डिटेल में, इसी तरह का नोट्स जो आपको लिख कर मैं लेकर आया हूं, इस नोट्स को प्रॉपर वे मैं अपने खुद से हाथों से लिखा हूं, तो इसको भी खुद से आप लोग समझना और लिखने का प्रयास करना। ठीक है, चलिए हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। एक एक पॉइंट जो बता रहा हूं एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और ये अभी फिलहाल में कहां बना है, प्रेजेंट लोकेशन की बात की गई है, तो ये फिलहाल है मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, कहां पे? पाकिस्तान में। ठीक, और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, ये पहले बता चुका हूं। दूसरा जो साइट है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर है, और ये लरकाना यानी पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, जिसकी खोज किए थे किसने? राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक, तीसरा जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है चन्हुदड़ो। ठीक है, चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो किस नदी के तट पर है?
तो सिंधु नदी के तट पर है। ये सारे साइट्स है, ठीक है, ये सब नाम आपको जो दिख रहा है अलग अलग जगह है, अलग अलग जहां जहां खुदाई हुए हैं उसी का नाम है साइट्स है, ठीक है। तो सिंधु जो है ये पाकिस्तान में है और इसकी खोज किसने किया था, तो गोपाल मजुमदार दास ने, ठीक है, गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की थी। इसके अलावा धौलावीरा है। धौलावीरा सिर्फ आपको ये पता रखना है कि कच्छ गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में है धौलावीरा, प्रेजेंट लोकेशन है। लोथल, लोथल का आपने नाम हमेशा सुना होगा, ये भोगवा नदी के तट पर है और ये अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक। इसके अलावा आगे बात करते हैं तो रंगपुर, ठीक है, रंगपुर कहां पर है, तो ये मादर नदी के तट पर है और एक गुजरात काठियावाड़ में है, ठीक है, गुजरात काठियावाड़ में, कहीं कहीं कुछ और लिखा रहेगा काठियावाड़ की जगह, लेकिन ये गुजरात काठियावाड़ में ही है। उसके बाद है कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के तट पर है और ये कहां पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में, ठीक है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में कालीबंगन है। उसके बाद 8वां जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर एक साइट है, वो हिंडन नदी के तट पर है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। यही आलमगीरपुर है जो हम लोग एक्सपेंशन जब वहां पढ़ रहे थे, जब हम लोग एक्सपेंशन पढ़ रहे थे तो यहां पर हमने बताया था आलमगीरपुर के बारे में, ठीक है, यही आलमगीरपुर है, यही हिंडन नदी के तट पर है, ठीक है, यही सेम चीज है, ठीक है। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है और उत्तर प्रदेश मेरठ में है। उसके बाद है नेक्स्ट जो साइड है वो बनमाली। बनमाली जो है वो रंगोई, रंगोई नदी के तट पर है और हरियाणा, हरियाणा हिसार में। ये सारे जो नदी है वो अब नाम मात्र के बच गए हैं, काफी नदियां जो है अब उसका अस्तित्व तो अब खत्म ही है, तो इसलिए नाम याद रखना होगा आपको। और 10वां जो इंपॉर्टेंट नाम है रोपड़। रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर है और ये इसका प्रेजेंट लोकेशन की बात करें तो ये पंजाब में है। यहां तक आपको सारी चीज मैंने एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, एक एक पॉइंट को मैंने कवर करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या क्या उसकी विशेषताएं थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अर्बन कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला अर्बन कैरेक्टरिस्टिक में है वो सिटी बिल्ट ऑन ग्रिड सिस्टम, ग्रिड पद्धति पर नगर का विकास। यानी वहां के जो शहर थे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उस समय के इतने पुराने, वो लोग ग्रिड सिस्टम अपनाते थे। यानी ग्रिड सिस्टम का मतलब समझिए कि ये जो है ग्रिड सिस्टम है, यानी कि ये बीच में क्या हो गया, इधर भी रोड हो गया और इधर भी रोड हो गया और एक दूसरे रोड 90 डिग्री पर कट कर रहा है और इधर भी मकान हो गए, इधर भी मकान हो गए, इधर भी मकान हो गए, यानी इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रिड सिस्टम। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उतने पुराने लोग, जब उनके पास न जेसीबी था, न उस तरह का टेक्निक थे, न इलेक्ट्रिक था, न इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब था, उसके बावजूद भी लोग, उस समय हमारा इंडिया इतना ज्यादा विकसित था और इंडियन कल्चर इतना ज्यादा विकसित था, तो उस समय के लोग किस पद्धति को अपनाते थे, तो ग्रिड सिस्टम को अपनाते थे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम है, पॉइंट है, वो है स्ट्रीमलाइन ड्रेनेज सिस्टम, व्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था। ड्रेनेज सिस्टम का लोग बड़ी प्रॉपर यूज करते थे और सारे जो ड्रेनेज का मतलब होता है नाली वगैरह, और ड्रेनेज सिस्टम को बकायदा लोग प्रॉपर ढक के रखते थे। आज भी इंडिया में बहुत से ड्रेनेज है जो ढका नहीं होता है, और वो लोग उस समय यानी इंडस सिविलाइजेशन वाले लोग उस समय ही ड्रेनेज सिस्टम को बहुत ही स्ट्रीमलाइन यानी बहुत व्यवस्थित तरीके से वो लोग यूज किया करते थे। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट जो है यूज ऑफ राइप एंड ऑर्नेट ब्रिक्स, ठीक है, पक्की और अलंकृत ईंटों का प्रयोग। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में खुदाई में यह भी पता चला है कि वो लोग पक्की ईंटों का प्रयोग काफी किया करते थे और वो लोग पक्की ईंटों के साथ साथ अलंकृत ईंटें, यानी ऑर्नेट ईंटें का मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ उस पर डिजाइन किया हुआ, कोई अलग कलर किया हुआ है, रंगोली टाइप का बना हुआ है ब्रिक्स के ऊपर। ये बेसिकली देखा गया है कहां पर है, कालीबंगन में, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो बेसिकली देखा गया है कालीबंगन में। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ये पक्की एवं अलंकृत ईंटों यानी राइप एंड ऑर्नेट ब्रिक्स का यूज किस साइट पे मिला है, तो आपको आंसर देना होगा कालीबंगन। ये एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपको बनेगा। चलिए अगला पॉइंट है द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस यूज्ड टू ओपन टुवर्ड्स द बैकयार्ड रेदर देन टुवर्ड्स द रोड। ओनली द डोर ऑफ लोथस नगर हाउस ओपन टुवर्ड द मेन रोड। यानी कि जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, ठीक है, यानी कि जो भी उसके घर के दरवाजे थे या फिर खिड़कियां थी वो मेन रोड की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुला करते थे। लेकिन ऐसा एक एक्सेप्शन भी है लोथल में, लोथल में यह घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां कहां पर मुख्य सड़क, मुख्य पिछवाड़े ना खुलकर मुख्य सड़क पर खुलता था, तो इसका जो आंसर आपको देना है लोथल देना है, ठीक है।
लोथल देना है, वो भी खिड़कियां नहीं, सिर्फ दरवाजे, ठीक है, सिर्फ डोर। तो इसको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट है कि सिटी क्लासिफाइड इनटू हाई एंड लो। तो शहर एवं निम्न एवं उच्च भागों में बटा था, यानी कि जो एक ग्रिड सिस्टम था, तो यहां पर जो पार्ट, ए पार्ट ऊपर वाले पार्ट हो गए और ए पार्ट लोअर वाले पार्ट हो गए। तो ये जो कुछ अपर और लोअर करके लोग बांटा हुआ आपस में किया करते थे, कुछ ऐसा विकसित किए होंगे या फिर कुछ अलग अलग जगहों को अलग अलग नाम से भी दिए होंगे। तो एक ऊपर था और एक नीचे था, हाई एंड लो, दो पार्ट में ये बटा हुआ था, ठीक। और जो भी अपर पार्ट थे उसको फोर्टिफिकेशन किया हुआ था, किलाबंदी किया गया था, ठीक है। लेकिन कालीबंगा में ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। तो ठीक है, कालीबंगा में ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है और फोर्टिफिकेशन का, ठीक है। तो अपर पार्ट, हाँ देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, काली अपर पार्ट यानी जो मैंने दो बताया यहां पे, एक पार्ट ऊपर है एक पार्ट नीचे है। तो इस पार्ट में, अपर पार्ट में वहां के लोग जो करते थे, क्या करते थे, फोर्टिफिकेशन किया करते थे। लेकिन कालीबंगा में ऐसा देखने को मिला है कि जो दोनों साइड यानी हाई एंड लो दोनों साइड फोर्टिफिकेशन था, ठीक। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेगा कि कहां पर, किस साइड पर फोर्टिफिकेशन हाई एंड लो दोनों जगह पर था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगन होगा। चलिए ऊपरी भाग किला बंद था, लेकिन अपवाद है इसका कालीबंगा। कालीबंगा में किलेबंदी ऊपर एवं नीचे दोनों देखने को मिला है। अब अगला पॉइंट को समझते हैं, जो 7th नंबर पॉइंट है। देखो सबको मैं अलग अलग किया हूं, अगर कोई बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स में मिक्सअप होता है, ठीक है। तो एक जगह मैं व्यवस्थित लेकर आया हूं और व्यवस्थित तरीके से इसको मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, अपने तरफ से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अगला जो पॉइंट है, द लार्जर बाथ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोहेंजोदाड़ो आर ए मेजर मॉन्यूमेंट्स बिटवीन विच द बाथ इज 11.88 मीटर लॉन्ग, 7.01 मीटर वाइड एंड 2.43 मीटर डीप। यानी कि मोहेंजोदड़ो से एक प्राप्त बृहत स्नानागार मिला है, यानी कि एक स्विमिंग पूल मिला है। कहां से, मोहेंजोदड़ो से, जो एक प्रमुख स्मारक के रूप में उसको जाना जाता था। और उसके बीच में एक कुंड था नहाने के लिए, यानी जैसे कि मान लीजिए कि ये नहाने के लिए एक रूम हो गया, स्नानागार हो गया, और उसके अंदर एक स्विमिंग पूल मिला है, जिस स्विमिंग पूल का जो 11.88 मीटर लंबा था, यानी कि लंबाई इसका 11.88 था। अगर बात करें इसकी चौड़ाई का तो 7.01 इसकी चौड़ाई थी, और ये 2.43 ये डीप था, ठीक है। तो 2.43 डीप था। तो इसको समझ में आ गया होगा। यहां से आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि बृहत स्नानागार का साक्ष्य, यानी कि लार्जर बाथ का जो साक्ष्य मिला वो कहां से मिला है, तो मिला आपको मोहेंजोदड़ो से। चलिए तो ये रहा पूरे आपका ये जो मैं आपको अर्बन सिविलाइजेशन बताया, ठीक है। जितने भी अर्बन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक था, वहां पे ग्रिड सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम यूज था, वहां के लोग राइप एंड ऑर्नेट ब्रिक्स का प्रयोग करते थे, यानी पक्की एंड अलंकृत ईंटों का प्रयोग। साथ ही साथ जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो मेन डोर की ओर, मेन गेट की ओर, मतलब मुख्य दरवाजे जो थे वो रोड की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुला करते थे। एक्सेप्शन इसका लोथल था, ठीक है। साथ ही साथ ये दो भागों में बटा हुआ था, हाई एंड लो, और इसका अपर पार्ट जो था फोर्टिफिकेशन था, लेकिन कालीबंगा में अपर और लोअर दोनों पार्ट को फोर्टिफिकेशन किया गया था। और मोहेंजोदड़ो से एक लार्ज बाथ मिला है, यानी नहाने का एक, यानी स्विमिंग पूल के रूप में इसको देखा जा सकता है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कृषि एवं पशुपालन रिलेटेड जितने भी इसकी विशेषता थी। तो वहां पे कहां पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कालीबंगा साइड से, ठीक है, क्या मिला है, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। जूते हुए खेत यानी कि वहां के लोग जो थे खेती का प्रयोग करते थे, यानी खेती का प्रयोग मतलब वो लोग फसल का प्रयोग करना वो सीख लिए थे, ठीक है। और फसल में सबसे मेजर क्रॉप्स जो यूज करते थे वो व्हीट यानी गेहूं और बार्ले यानी जौ का प्रयोग किया करते थे, ठीक। अब बात करें राइस यानी चावल का जो साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है, तो लोथल और रंगपुर से, ठीक है। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिला है, ठीक है। कहीं कहीं आपको कोल्डीमा एक साइट है वो भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, ठीक। साथ ही साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन से ग्रेनरी यानी कि वेयर हाउस जिसके नाम जानते हैं, वेयर हाउस से मिला है। और ये कहां से मिला है, तो ग्रेनरी जो मिला है वो मोहेंजोदारो से मिला है, ठीक है, मोहेंजोदारो से। अभी आप पढ़ लीजिए, लास्ट में मैं सारे चीज को अलग अलग करके एक ही जगह में अभी दिया हुआ हूं, तो उसको भी आप लास्ट में आप दिखाऊंगा। फिलहाल इसको पढ़िए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि चावल के जो साक्ष्य मिले वो कहां से मिले, लोथल और रंगपुर से। ग्रेनरी यानी स्टोरेज कहां मिला है, मोहेंजोदारो से। मेजर क्रॉप्स के लोग ये लोग क्या प्रयोग करते थे, व्हीट और बार्ले। और साथ ही साथ जूते हुए खेत के
साक्ष्य मिले यानी प्लोइंग फील्ड्स, जो कहां मिला है, कालीबंगा से। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो वेयर हाउस था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा बिल्डिंग के रूप में इसको देखा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो बिगेस्ट बिल्डिंग है वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की किस साइट से मिला है, जिसका आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के रूप में ये लोग बुल और बफेलो का प्रयोग करते थे। और हॉर्स का जो साक्ष्य मिला है, हॉर्स का जो एविडेंस मिला है वो सुतकोटरा, कालीबंगन और लोथल से मिला है। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सुतकोटरा, कालीबंगन और लोथल से घोड़े का इसमें एविडेंस मिला है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि घोड़े का साक्ष्य कहां से मिला है, या तो एक ऑप्शन ये दे देगा, या तो ऑप्शन ये दे देगा, या फिर ऑप्शन एक दे देगा, नहीं तो ये भी दे देगा कि इनमें से कहां से घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है। अब इसके धर्म रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक था, जिसमें पहला जो है लैक ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो स्पष्ट जानकारी का अभाव, यानी रिलीजियस रिलेटेड जितने भी सिस्टम थे उसके बारे में अभी तक खुलकर क्लियर नहीं पता चल पाया है। इसके बाद यहाँ पर मंदिरों का अवशेष नहीं मिले हैं, तो इसमें टेम्पल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और साथ ही साथ ये लोग मदर गॉडेस का प्रयोग करते थे और फर्टिलिटी गॉडेस वर्शिप यानी मातृ देवी का पूजा करते थे और उर्वरता देवी की प्रतिमा का प्रयोग करते थे। और इसलिए इस समाज को मातृसत्तात्मक समाज के नाम से जाना जाता है। यानी मातृसत्तात्मक क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है जहां पर डिसीजन लेने का जो पावर होता है वो पुरुषों का ना होकर वीमेंस को होता है, यानी फीमेल्स को होता है। आज के डेट में कैसे पितृ प्रधान देश है। ठीक है, हमारा देश जो अभी जो है वो पितृ प्रधान देश है, मतलब कि जो भी डिसीजंस, जो मेजर डिसीजंस जो होते हैं वो पुरुष लिया करते हैं, लेकिन उस समय में जो मेजर डिसीजंस जो होते थे वो महिलाएं लिया करती थी, इसलिए इसको मातृसत्तात्मक समाज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसके अलावा यहां से ट्री वर्शिप यानी पेड़ों की पूजा का साक्ष्य मिला है और ये लोग भगवान शिव की पूजा करते थे, ऐसा भी साक्ष्य मिला है। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो लोग वृक्ष की पूजा करते थे और भगवान में लोग शिव भगवान की पूजा किया करते थे। ठीक है, साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता से कुबड़ वाला सांड का भी एविडेंस मिला है, एविडेंस ऑफ हम्ड बुल। ठीक है, कुबड़ वाले सांड का भी साक्ष्य मिला है। और यहाँ के लोग पशुपतिनाथ का सील का प्रयोग करते थे, यानी मुहर। ठीक है, जो मुहर होता है उस मुहर में पशुपतिनाथ का फिगर बना हुआ था, फोटो बना हुआ था। और ये कहां पर मिला है, पशुपतिनाथ का जो मुहर मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, इसको याद रखना होगा। और ये जो मान लो ये मुहर हो गया, और ठीक है इस मुहर का बीच में चारों तरफ एलिफेंट, राइनोसोरस, चीता और बफेलो के फिगर बने हुए हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि पशुपतिनाथ जो सील है यानी मुहर है वो कहां से, इसका साक्ष्य मिला, एविडेंस कहां से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से पशुपति सील के बारे में साक्ष्य मिला है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते फायर पोर्ट। वहां के लोग अग्निकुंड का भी प्रयोग करना शुरू कर दिए थे और अग्निकुंड का जो एविडेंस मिला है वो कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कालीबंगा से फायर पॉट का साक्ष्य मिला, यानी अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। यानी वो लोग पूजा वगैरह, हवन वगैरह भी किया करते होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है कि पूजा वगैरह करते थे, हवन वगैरह करते थे। ठीक है, स्वास्तिक के साइन भी मिले हैं। ठीक है, स्वास्तिक के साइन, और आज भी हम लोग स्वास्तिक का साइन का प्रयोग करते हैं। और सन वर्शिप यानी वो लोग भगवान के भी, एक तो भगवान आपके शिव हो गए। ठीक है, ये लोग शिवा की पूजा करते थे, ट्री की पूजा करते थे। ठीक है, उसके बाद फर्टिलिटी फीमेल की पूजा करते थे और साथ ही साथ भगवान सूर्य का भी पूजा ये लोग किया करते थे। ठीक, इसके बाद जो है फ्यूनरल मीन्स होता है समाधान, यानी कि जब मरने की बात की क्या प्रक्रिया होती है। तो ये लोग दो तरह से है, जैसे कि आज के डेट में क्या होता है, हिंदुओं में क्या होता है कि बॉडी को जला दिया जाता है। अगर बात करें मुस्लिमों में तो मुस्लिम लोग दफना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो व्यवस्था है। तो फ्यूनरल्स की बात किया जाए तो बर्निंग बॉडी यानी जलाने की जो व्यवस्था मोहनजोदड़ो से मिला है, दफनाने का जो व्यवस्था है वो हड़प्पा से मिला है। और पेयर टॉम का मतलब क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ को एक साथ दफना देना, वो मिला है लोथल और कालीबंगन से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बर्निंग बॉडीज का साक्ष्य कहां से मिला है तो मोहनजोदड़ो से। बर्निंग ऑफ ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज का एविडेंस कहां से मिला है तो हड़प्पा से। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ दिया जाए पेयर टॉम, यानी पेयर टॉम मतलब होता है हस्बैंड एंड वाइफ को एक साथ दफना देना, वो उसकी साक्ष्य मिली है लोथल और कालीबंगन से। चलिए अब आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के रूप में लोग क्या प्रयोग करते थे। तो यहां पर दो बंदरगाह थे, एक बंदरगाह लोथल में था और एक बंदरगाह सुतकोटरा था।
तो वो लोग के पास यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पास 2 बंदरगाह थी। एक बंदरगाह लोथल और दूसरा बंदरगाह क्या था, सूतकोटदा। तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में 2 बंदरगाह का नाम क्या था, एक लोथल और एक सूतकोटदा। ठीक, और वो लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, अगर ये लोग ट्रांसपोर्टेशन के रूप में बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे और भैंसा गाड़ी का भी प्रयोग करते थे, यानी बुलॉक कार्ट या फिर वो फैलो कार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी, इसकी समाज कैसी थी? ठीक है, तो इसकी जो समाज में जो थे कर्टेन सिस्टम यानी पर्दा प्रथा, यानी लोगों को पर्दा करके रहना पड़ता था। साथ ही साथ वेश्यावृत्ति, यानी उस समय के लोग प्रोस्टिट्यूशन वगैरह उस समय भी था। इंडिया में आज जैसे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, उस समय भी प्रोस्टिट्यूशन था, वेश्यावृत्ति हुआ करती थी। ठीक, और एक साथ ही मोहनजोदड़ो से यानी ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ डांसर, यानी कि डांस करते हुए कांस्य की मूर्ति मिली है। ब्रॉन्ज, एक ब्रॉन्ज मेटल की एक मूर्ति मिली है जिसमें एक देखा गया कि डांस करते हुए एक महिला का उसमें फिगर है। तो ये कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ डांसर के एविडेंस कहां से मिले हैं, तो आपको आंसर देना होगा मोहनजोदड़ो से। चलिए अब इसके बाद करते हैं लाइफ स्टाइल। ठीक है, इसकी लाइफ स्टाइल कैसे थी? देखो जिस तरीके से मैं लिखा हूं इस तरह के बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया हूं। एग्जाम बुक्स में आपको अलग अलग जगह पर लिखा हुआ होता है, और इस तरह एक्चुअली में ये जो आंसर जिस तरह से मैं दे रहा हूं, ये मेंस में अगर कोई यूपीएससी मेंस दोगे, पीसीएस मेंस दोगे, तो इस तरह में इसी तरह आंसर लिखा जाता है, जिसके से पढ़ने वाले को सिंप्लीफाइड वे में समझ में आ जाता है। चलिए ये जो है पहला जो लाइफ स्टाइल की बात किया जाए तो वहां से मन के कारखाने मिला, यानी कि श्रृंगार वगैरह जो भी चूड़ी वगैरह होता है या फिर श्रृंगार के सामान होते हैं उसके भी कारखाने मिले हैं, और ये लोथल और चन्हू दरों से मिले हैं। ठीक है, लोथल और चन्हू दरे से ये मनके बनाने का कारखाना मिला है। कौन सा चीज कहां से मिला है इसको मैं लास्ट में एक चार्ट के रूप में आपको दे दिया हूं ताकि आपको याद करने में बहुत इजी हो सके। ठीक, इसके अलावा वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉटन एंड उलन वॉश, उलन क्लॉथ का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, सूती एवं ऊनी वस्त्र के साक्ष्य भी मिले हैं। एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग डाइस और हंटिंग यानी कि पासा एवं शिकार का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो वो लोग एंटरटेनमेंट के रूप में पासा खेलते थे यानी डाइस का प्रयोग करते थे, और हंटिंग यानी शिकार करते थे। ठीक, इसके अलावा वो लोग मिठास के लिए यानी मीठा, जैसे हम लोग मिठाई वगैरह क्या करते हैं, चीनी का प्रयोग करते हैं, शुगर का प्रयोग करते हैं, वो लोग मिठास के लिए यानी स्वीट के लिए हनी का प्रयोग करते थे यानी स्वीट का प्रयोग करते थे। एकदम सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश किया हूं। अगर ये नोट्स को भी एक दो बार तुम पढ़ लोगे तो आधा चीज तुमको याद हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए नो एविडेंस ऑफ स्वॉर्ड, तलवार के कोई यहां पे साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से तलवार वगैरह के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेड, अब ट्रेड से रिलेटेड हम लोग पॉइंट्स को देखते हैं कि यहां पर ट्रेड से रिलेटेड क्या व्यवस्था थी। तो पहला जो है सील एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स ऑन द सील ऑफ हड़प्पा, मोहर का प्रयोग, हड़प्पा की मोहर पर एक श्रृंगी पशु का चित्रण। तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग अगर किसी भी चीज का वो सामान वगैरह खरीदने का प्रयोग करते थे तो लोग मोहर का प्रयोग करते थे यानी सील का, और ये सील एक हुआ करता था, और एक सील पर एनिमल यानी एक श्रृंगी वाला पशु यानी एक पशु होता था जिसकी मात्र एक सिंग हुआ करते थे। उस फिगर उस मतलब उस मोहर पे उस एक सिंग वाला पशु यानी एक सिंग वाले पशु का उसमें फिगर हुआ करता था। ठीक, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे आज हम लोग केजी का प्रयोग करते हैं, लीटर्स का प्रयोग करते थे, उस समय वो लोग 16 रेशियो का प्रयोग करते थे मेजरमेंट के रूप में। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो लोग थे वो मेजरमेंट के रूप में 16 रेशियो का प्रयोग करते थे। ठीक है, साथ ही साथ उसमें फॉरेन ट्रेड वगैरह भी था, जैसे टीन से लोग अफगानिस्तान, और टीन जो है ये लोग अफगानिस्तान ईरान वगैरह से मंगाया करते थे। तो उस समय भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो फॉरेन ट्रेड किया करते थे यानी विदेशी व्यापार उसी समय से चला आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं गवर्नेंस के बारे में। ये लोग गवर्नेंस कैसे करते हैं, गवर्नेंस किसके द्वारा किया जाता था। तो वहां पर आप देख रहे हैं कि बिजनेसमैन का काफी बोलबाला था। तो वहां पर कोई गवर्नमेंट सरकार वगैरह नहीं थी, जो भी बिजनेसमैन जो हुआ करते थे, जिनके पास ज्यादा पैसा हुआ करता था, वही लोग वहां के सत्ता को संभालते थे। ठीक है, तो बिजनेसमैन जो ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरी सत्ता को अच्छे से ये लोग समझाते थे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं, इसके क्या क्या फैक्ट हैं, क्या क्या कारण हुए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं। पहला जो है इसके विनाश का क्या कारण था। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना अच्छा सिविलाइजेशन था, इतने अच्छे तरीके से ये काम कर रहा था, उसके बावजूद ये सिविलाइजेशन
खत्म कैसे हो गया? तो ये माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये फ्लड आया था, यानी बाढ़ आई थी, और बाढ़ आने के कारण से अचानक इतना बाढ़ आ गया कि ये लोग उस बाढ़ में तहस नहस हो गए और पूरे तरीके से वो जमीन में समाहित हो गए। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज और भी देखने को थोड़ा सा इसमें एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जब लोग वहां पे बाढ़ आया होगा तो या तो लोगों को अलग कहीं दहा कर लेके चला गया होगा, तो ऐसा माना जा रहा है कि उसकी बॉडी को अभी तक पता नहीं कर पाया है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे या फिर जो भी इसकी देखरेख होती है, बॉडी को अभी नहीं मिल पाया है कि बॉडी में अगर बॉडी होता तो कहीं ना कहीं उसका कंकाल मिल जाते या कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता, उस तरह का भी सिस्टम मिला नहीं है। तो कहा जाता है कि ये लोग जब ये लोग एग्रीकल्चर से अवेयर हुए तो एग्रीकल्चर करने के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिए, और पेड़ इतने अच्छे खासे मात्रा में ये लोग काट दिए जिसके कारण से जब बाढ़ आया, फ्लड आया, तो पूरे तरीके से ये लोग को तहस नहस करके आगे निकल गया। ठीक, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, पिगट कॉल्ड हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो द ट्विन कैपिटल ऑफ वास्ट एम्पायर। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बताया है। तो किसके द्वारा बोला गया है? पिगट के द्वारा। ठीक, इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है, मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर हैव बीन डिस्कवर्ड इन गुजरात आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई साइट्स मिला है, मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पा मतलब होता है इंडस वैली। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही कहीं कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहला जो सिटी मिला था, पहला जो साइट्स मिला था वो हड़प्पा ही था। ठीक है, इसे लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद है द सॉइल बेक्ड इन फायर कॉल्ड टेराकोटा, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी नॉर्मल आज भी हम लोग टेराकोटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा लार्जेस्ट साइट कौन है? राखीगढ़ी और मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगर लार्जेस्ट साइट्स का नाम बोले तो राखीगढ़ी और मोहनजोदड़ो। अब यहां पर मैं स्पेशली अलग तरीके से एक चार्ट बना दिया हूं। इस चार्ट में आपको सारा चीज मिल जाएगा जो हम लोग अलग अलग पढ़े थे। ग्रेनरी कहां मिला था, ग्रेट बाथ कहां मिला था, तो मोहनजोदड़ो से ग्रेनरी के एविडेंस मिले हैं, ग्रेट बाथ यानी स्नानागार के साक्ष्य मिला है, पशुपतिनाथ सील यानी पशुपतिनाथ की मुहर मिले हैं, डांसर गर्ल यानी डांसर आइडियल नर्तकी की मूर्ति मिली थी, एविडेंस ऑफ बर्निंग बॉडी यानी शव जलाने का जो एविडेंस मिला था वो मोहनजोदड़ो से मिला, जो हिंदू धर्म में आज भी होता है। ये बियर्ड प्रीस्ट, ठीक है, ये दाढ़ी वाले पुजारी जो थे उसका भी जो एविडेंस मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला था। चलिए आगे बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा से क्या क्या मिला था? तो ऑन एनिमल सील, एक सिंग वाले पशु वाले मुहर मिले हैं। ठीक है, उसके बाद मातृ देवी की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस की प्रतिमा मिली है। ठीक है, इसके अलावा कालीबंगन से क्या क्या मिला है? तो कालीबंगन से फायर पिट यानी अग्निकुंड, चूड़ी के कारखाना यानी बैंगल फैक्ट्री यानी मनके बनाने की कारखाना, या फिर पेयर टॉम यानी एक साथ पति और पत्नी को जलाने वाला जो सिस्टम था या फिर दफनाने वाला जो सिस्टम था, युग्म समाधि, प्लोइंग फील्ड जुते हुए खेत मिले हैं, ऑर्नेट ब्रिक यानी अलंकृत ईंटें, ये सब कहां से मिला है? कालीबंगन से मिला है। पूरे सिंपल कर दिया हूं, पूरा जो एंशिएंट हिस्ट्री को एकदम सिंप्लीफाइड में इतने अच्छे तरीके से बता दिया हूं कि सिर्फ नोट्स को अगर तुम याद कर लो जो मैं लिखा हूं तो बिल्कुल तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सुरकोटदा से क्या मिला है? तो हॉर्सेस यानी घोड़े का अवशेष मिला है। ठीक है, सुरकोटदा से घोड़े का अवशेष मिला है, साथ ही साथ दो जगह से और मिला तो मैं वहां पर कर दिया हूं, लेकिन अगर वो तीनों ऑप्शन आपको दे दे तो आपको सुरकोटदा आपको प्राइमरी पे मारना होगा। इसके अलावा लोथल से क्या क्या मिले हैं? तो बंदरगाह यानी पोर्ट्स मिले हैं। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के पोर्ट्स को मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, और इसके साथ ही लोथल से पैडी यानी धान और घोड़े के भी साक्ष्य मिले थे। सुरकोटदा से भी मिले और लोथल से भी मिले हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य यहां से भी मिला है। पेयर टॉम युग्म समाधि का साक्ष्य यहां से भी मिला है। बीड फैक्ट्री यानी मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये रहा पूरा इंपॉर्टेंट जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री के सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, हर एक पॉइंट्स को मैंने कवर कर दिया हूं। इसके अलावा आपको यहां से क्वेश्चन आपको एसएससी हो या फिर सीयूईटी पीजी हो, यूजी हो, अगर आप आर्ट्स का पेपर दे रहे हो, एलएलबी दे रहे हो जिसमें जीके जीएस हो, जनरल टेस्ट देने वाले हो, तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एकदम डिटेल वे में, सिंप्लीफाइड वे में सारा कुछ बताने की कोशिश किया हूं। एक ही वीडियो में 30 से 35 मिनट का वीडियो है और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताने की कोशिश किया हूं।
कुछ बच्चे का प्रॉब्लम ये भी आएगा कि सर मुझे टाइप करवा के क्यों नहीं दिए। तो टाइप करवाने का रीजन है कि हमारे पास अभी उतना जिस तरीके से सिस्टम होना चाहिए या फिर टाइपिस्ट होना चाहिए, चैनल छोटा है तो उतना जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हो उस तरीके से अभी हम लोग के पास उतना इनकम भी नहीं है।